नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्यावदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये जो चैप्टर है इसके हम लोग सारे अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है कि पदार्थ अभिक्रिया कैसे करती है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण क्या होता है, समीकरण के प्रकार के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे शुरुआत में जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ये होती है कि जब कोई पदार्थ अकेले, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला नए पदार्थों की अपने से भिन्न गुण वाला भिन्न गुण वाला एक या एक से, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। एक मिनट, ये निर्माण कैसे होगा, निर्माण करता है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये क्या है। तो CaCO3 ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये बनाता है CaO प्लस CO2। और उसके बाद एक और पदार्थ होता है, वो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, और ये बनाता है H2O। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले, तो परिभाषा जो है यहाँ पे देख के नहीं, आप लोग यहाँ पे देख के बोलिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये पदार्थ क्या है, तो अकेले है, और यहाँ पे ये पदार्थ किसी और पदार्थ के साथ क्या कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है। और क्रिया करने के बाद क्या कर रहा है, तो अपने से भिन्न गुण वाला एक और यहाँ पे एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसको देख करके आप लोग डेफिनेशन बोलिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे CaCO3 एक पदार्थ है जो कि अकेले है, और यहाँ पे H2O और हाइड्रोजन क्या है, तो ये भी पदार्थ है, लेकिन ये अन्य पदार्थ, यानी कि ये अकेले नहीं, ये अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला, यानी कि जो इसका गुण है उससे अलग गुण वाले या तो एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। अब भिन्न गुण का मतलब ये है, यानी कि अपने से अलग गुण वाले का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, जलने वाला पदार्थ होता है, यानी कि जलने वाला गैस होता है। और जो ऑक्सीजन होता है, आपने सुना होगा कि कोई भी चीज अगर जल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की भूमिका होती है। अगर कोई भी चीज जल रहा है और वहां पे ऑक्सीजन न जाए तो क्या हो कि वो चीज बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगी।
तो हाइड्रोजन क्या होता है, जलने वाला गैस होता है, और ऑक्सीजन जो होता है ये जलाने वाला गैस होता है। ठीक है, ये होता है जलाने वाला गैस। और ये दोनों आपस में क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं वो होता है H2O, और H2O होता है जल का सूत्र। तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके H2O यानी कि जल बनाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला, इनका गुण है जलने का और इनका गुण है जलाने का, और जब ये दोनों मिलकर के कोई नया चीज बनाते हैं तो जो जल बनता है ये है आग बुझाने वाला। मतलब ये जलने वाला, ये जलाने वाला, और ये आग को बुझाने वाला। तो इसका गुण अलग है, ये दोनों का गुण एक जैसा है, और इन दोनों जो अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना रहे हैं इसका गुण बिल्कुल ही इन दोनों के गुण के विपरीत है, अलग है। तो ये क्या होता है, अपने से भिन्न गुण वाला एक बना सकते हैं या फिर एक से अधिक भी बना सकते हैं। वैसे ही जो CaCO3 होता है इसका गुण कुछ और होता है, और इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप जो CaO और CO2 गैस बनता है इसका गुण कुछ और होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग ये दोनों जो है ये दोनों समीकरण को लिख करके याद कर सकते हो कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको हमने समझाया भी। तो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के बाद अब जो हमें नेक्स्ट चीज इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। और एक और लाइन ये है कि ये भी मैं लिख दूं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों एक साथ होगा, फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग फिर से वही CaO3 यही वाला हम लोग समीकरण लिखेंगे। ये बनाता क्या है, तो CaO प्लस CO2 गैस बनाता है, और फिर से हम लोग लेंगे H2O को, ठीक है, और O2 को, और ये जुड़ करके क्या बनाता है, तो H2O यानी कि जल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं ये पदार्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे कि इस वाले अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और इस वाले अभिक्रिया में क्या है, तो CaO CO3 भाग ले रहा है। तो जो भी पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे अभिकारक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे अभिकारक हो जाएगा CO3, और इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है जैसे कि CaO और CO2 क्या है, तो ये नया पदार्थ बन रहा है। तो ये जो दोनों पदार्थ है इन दोनों पदार्थ को हम लोग कहेंगे क्या, तो इनको कहेंगे प्रतिफल। ठीक है, वैसे ही आप लोग सेकेंड वाले अभिक्रिया में देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, तो H2O बन रहा है यानी कि जल बन रहा है। तो ये जो जल है ये हो जाएगा प्रतिफल। तो अभिकारक प्रतिफल पहचानने का मैं अभी 2-3 और क्या करता हूँ, अभिक्रिया से करा देता हूँ ताकि आप लोग को पहचानने में आसानी हो। एक अभिक्रिया देखिए, जैसे कि यहाँ पे है एक अभिक्रिया, आप लोग ये देखिए कि FeSO4, ठीक है, और इसके साथ जिंक अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जिंक अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, तो जो जिंक है ये Fe को हटा देता है। ठीक है, ये SO4 है, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये और FeSO4 और Zn जो है ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अभिकारक, और इसके फलस्वरूप बन रहा है ZnSO4 और Fe, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे
प्रतिफल। इसको आप लोग एक सीधी सी एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि A प्लस B क्या होता है, विक्रिया में भाग लेता है और इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो C प्लस D बनता है। तो जे A और B जो पदार्थ है ये अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक, और जो C और D नए पदार्थ बनेंगे इसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल को समझने के बाद इसी स्लाइड पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और ये नेक्स्ट टॉपिक काफी छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए अभी इसको देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ विशेषताओं। ठीक है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग को बात करना है इस वाला टॉपिक में। तो जो सबसे पहला विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की वो ये है कि गैस का उत्पादन, गैस का बनना। ठीक है, या फिर उत्पादन, कुछ भी लिख सकते हो, बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहला क्या होता है कि गैस का उत्पादन होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके घटने के दौरान गैस भी बन जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि अगर अम्ल और जल की अभिक्रिया आप लोग कराते हो तो क्या होगा, तो साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। ठीक है, जैसे कि अम्ल ले लो कोई भी, तो HCl एक अम्ल होता है, ये हमने अम्ल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इधर गैस लिख लो। ठीक है, अम्ल और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बनता है। जैसे कि आप लोग HCl गैस को लोगे और इसको कराओगे, सॉरी अम्ल जल का नहीं, अम्ल के साथ अगर आप लोग धातु की अभिक्रिया कराते हो, ठीक है, तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हो तो साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। जैसे कि HCl एक अम्ल है और धातु के जगह पे आप लोग कुछ भी ले लो, तो धातु के जगह पे हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम, तो ये रहा अपना एल्युमिनियम, और इसका अगर आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, तो इसके फलस्वरूप बनेगा AlCl। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, तो प्लस में बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है। इसका मतलब गैस का जो बनना है वो रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। उसके बाद जो सेकेंड विशेषता है वो ये है कि सेकेंड विशेषता है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता होती है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताऊं कि जो जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, ठीक है, इसके साथ आप लोग क्या करोगे कि लोहा की अभिक्रिया कराओगे, यानी कि Fe होता है लोहा का, तो जिंक सल्फेट के साथ अगर आप लोग लोहा की अभिक्रिया कराओगे तो इसके रंग में बदल जाएगा। ये शुरू में कैसा रहता है, तो जिंक सल्फेट जो होता है ये हरा कलर का होता है, और जैसे ही आप लोग क्या करोगे लोहा से इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या करेगा, जिंक जो है इसके साथ क्या करेगा, जिंक को ये क्या करेगा, हटा देगा, और ये इसका जो रंग हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा कैसा, तो इसका रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे बना दूं FeSO4, ठीक है, और प्लस में बन जाएगा Zn, तो ये जो बनेगा नया इसका रंग हो जाएगा नीला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ZnSO4 का क्या है, हरा कलर, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, इसके रंग में बदलाव होकर के ये नीला कलर भी बन जा रहा है। मतलब रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की ही एक विशेषता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगर तीसरे विशेषता की ओर, तो तीसरी विशेषता होती है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके घटने के दौरान पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो पहले वाले आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल को देखो, हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2O यानी कि जल। ठीक है, ये सही से चल नहीं रहा है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि ये गैस होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का गैस होता है, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बनाता है जल, यानी कि H2O, और जो जल होता है ये क्या होता है, तो जो जल होता है ये होता है द्रव्य। यानी कि क्या हो रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस अवस्था में है इसका अवस्था चेंज होकर के द्रव अवस्था में बन रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। यहाँ पे गैस से द्रव में बदल रहा है। वैसे ही बहुत सारी और अभिक्रिया होती है, जैसे कि दही का जमना, तो वो क्या होता है, जैसे दही जो होता है दूध, वो दूध होता है द्रव्य अवस्था में, और दूध से क्या होता है कि दही बन जाता है। तो जो दही होता है ये होता है ठोस अवस्था में। तो यहाँ से द्रव्य से ठोस में परिवर्तन हो रहा है, और ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की एक और विशेषता क्या है कि अवस्था में परिवर्तन कर देता है वो पदार्थ की। उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया की चौथी विशेषता है वो है अवक्षेप का बनना।
ठीक है, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप क्या होता है आप लोग पहले से ये समझिए। तो अवक्षेप होता है कोई ठोस पदार्थ जो क्या होता है कि जो द्रव्य में से निकलता है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो मक्खन निकलते हुए आपने अगर देखा होगा, तो जो मक्खन होता है, मान लीजिए कि ये एक बाल्टी है और इसमें क्या है, तो इसमें मट्ठा है, ठीक है, या फिर दही है। तो दही को जब आप लोग ऐसे ऐसे महोगे तो इसके ऊपर मक्खन आ जाएगा, ठीक है, मक्खन आ जाएगा। और ये जो मक्खन होगा ये ठोस अवस्था में आएगा। तो ये जो मक्खन द्रव्य में से ठोस अवस्था में निकलेगा, इस मक्खन को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। और ये अवक्षेप के रूप में ही क्या होता है, तो ऊपर आ जाता है। तो अवक्षेप का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। तो होप कि आप लोग को ये विशेषता क्या रहे पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। ये 3-4 विशेषता है, एक दो रह गया होगा तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताओं को पढ़ने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इस स्लाइड में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक, एक मिनट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक समीकरण और देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों का उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है। तो रासायनिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। परिभाषा आप लोग सबसे पहले लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया ये होगा कि हाइड्रोजन, ये ड्रो कहाँ से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके जल बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो पदार्थ है, और जल भी पदार्थ ही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में क्या अभिक्रिया करके जल बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और जो जल होता है इसका सूत्र होता है O2, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और जल का सूत्र होता है H2O। तो अगर हम लोग को सूत्र पता हो किसी भी विक्रिया को और हम लोग हिंदी में न लिख करके उसको संकेत के द्वारा यानी कि सूत्रों के द्वारा लिखे, तो ये हमने लिख दिया। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमने लिख दिया, हाइड्रोजन के बदले लिखा H2, ऑक्सीजन के बदले लिखा O2 और जल का सूत्र होता है H2O। तो आप लोग देखो क्या दिखा, डेफिनेशन क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है और ये भी उसके फलस्वरूप बन रहा है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही अंग है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा। तो जो ये पदार्थ है इसका संकेत सूत्र क्या है, हाइड्रोजन का H2O है और ऑक्सीजन का O2 है द्वारा, और जल का क्या है, H2O है। तो इनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए कि इसको लिखने में इतना जगह गया, और इसका अगर संकेत सूत्र हमें पता है और इसको अगर हम लोग कुछ संकेत सूत्र के द्वारा लिखें तो इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये छोटा जगह लेता है। वैसे ही हम लोग एक और अभिक्रिया देखें कि एक और अभिक्रिया देख ले, जैसे कि एक और अभिक्रिया हम लोग देख ले कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, तो बनेगा धातु का ऑक्साइड, धातु का हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं रहा धातु का हाइड्रा ऑक्साइड, और बनेगा H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग तो देखो कितना समय लग रहा है लिखने में, हाइड्रोजन गैस, है ना। और वही अगर आप लोग को इसका सारा का सारा सूत्र पता हो, जैसे कि अम्ल का सूत्र होता है H2
SO4 कोई भी अम्ल ले लो, ठीक है। अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं, HCl H2SO4 बहुत प्रकार के हैं। तो यहाँ पे मैंने H2SO4 एक अम्ल ले लिया, और धातु कोई भी ले लो, जैसे कि हमने ले लिया अपना एक कोई भी धातु ले लो ना आप, Fe ले लो यानी कि लोहा ही ले लो। तो H2SO4 और Fe का क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, तो इसके फलस्वरूप बनेगा FeSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने यहाँ हिंदी पे लिखा तो हमें इतना ज्यादा जगह दिखाई दिया, और इसका हमें संकेत एवं सूत्र पता है, तो उसके द्वारा अगर हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया तो इसे ही हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। वैसे ही बहुत सारी अभिक्रिया होती है, उन सभी अभिक्रिया का अगर सूत्र पता हो आप लोग को, और उसके द्वारा आप लोग क्या करते हो, कॉपी पे ऐसे संकेत सूत्र के रूप में लिखते हो, तो आप लोग को क्या होगा, वही होगा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को समझने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ही पदार्थ भाग लेते हैं, अगर उनके संकेत और सूत्र हमें पता है, और उनके संकेत सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करें, उनका संक्षिप्त निरूपण यानी कि छोटे से रूप में लिख दे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिकरण, यानी कि वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण होता है, ये खुद दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखिए कि समीकरण, आप लोग रासायनिक समीकरण लिखिएगा, मैं यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ। तो समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समीकरण क्या होता है और दूसरा समीकरण क्या होता है, हम लोग दोनों जानेंगे। तो पहले समीकरण का नाम होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक जो दूसरा प्रकार होता है इसका, उसका नाम होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो पहले का समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से मिटाना होगा, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित, और ये र हो गया रासायनिक के लिए, और ये समी हो गया समीकरण के लिए। तो रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये होती है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले, जिसमें उपस्थित, भाग लेने वाले नहीं, जिसमें उपस्थित पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के, ये जो तीर चिन्ह होता है, तीर चिन्ह के दोनों ओर यानी कि दाएं और बाएं दोनों ओर समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे संतुलित, ये सन किधर है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर यानी कि दाएं और बाएं दोनों ओर क्या हो, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन वाला ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये जल है। ये तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके जल बनाता है। तो इसके तीर चिन्ह का जो बाएं साइड होगा वो होगा इस साइड, ठीक है, ये तीर चिन्ह का बाएं साइड है और ये तीर चिन्ह का दाएं साइड है, ठीक है। तो तीर चिन्ह का बाएं दाएं दोनों साइड देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें भाग कौन ले रहा है, तो भाग ले रहा है हाइड्रोजन और भाग ले रहा है ऑक्सीजन, और फलस्वरूप बन भी रहा है हाइड्रोजन और बन रहा है ऑक्सीजन। तो दाएं साइड वाले आप लोग ऑक्सीजन को देखिए सबसे पहले, तो दाएं साइड कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का इस साइड कितना परमाणु संख्या है, तो इस साइड यहाँ पे देखिए 2 परमाणु संख्या है, और ऑक्सीजन का भी इस साइड कितना है, तो इस साइड इसका 2 है। वही इस साइड वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए, तो इस साइड वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो इस साइड हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 लिख दिया, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 1 ही है तो यहाँ पे ये 1 होगा।
तो ये क्या है कि इसके दोनों ओर परमाणु संख्या क्या है, समान नहीं है, यानी कि इधर 2 है, हाइड्रोजन का तो दोनों ओर समान है, इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका इधर 2 है और इधर 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, ये तो हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, लेकिन इसको अगर 2 बनाना अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें आप लोग को 2 से गुना करना होगा, उसके बाद यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा। अब ये 2 से गुना मैंने क्यों किया ये आप लोग को आगे पता चलेगा। तो इसको अगर आप लोग ऐसे लिख दोगे कि 2H2O प्लस O2 और ये होगा 2H2O प्लस 2, ठीक है। तो ये होगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये जो था ये था असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आप लोग देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, तो ये हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 थोड़ी लगेगा, इसमें तो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इससे इसको गुणा कीजिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस साइड अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर ये ऑक्सीजन से गुना होगा 2, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। उसके बाद देखिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे डालते हैं टॉपिक असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये होती है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर समान न हो, यानी कि असमान हो। इसमें बस आप लोग क्या करोगे कि न लगा दोगे तो यह असंतुलित होगा, और इस न को हटा दोगे तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यही वाला परिभाषा सेम यहाँ पे छप जाएगा। इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल वही हो जाएगा H2O प्लस O2, और ये बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है। तो ये क्या है, संतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो दोनों ओर समान है, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका दोनों ओर परमाणु संख्या समान नहीं है, और समान नहीं है इसका मतलब वो संतुलित है। और अगर इसको हम लोग समान कर दे तो वो संतुलित हो जाएगा। वैसे आप लोग कोई भी अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे कि आप लोग ले लो ना HCl प्लस, और क्या ले सकते हो Zn, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Z, ये अभिक्रिया का तीर चिन्ह तो लगाओ, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया, और ये हो जाएगा ZnCl प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए इधर हाइड्रोजन गैस कितना है, तो इधर हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इधर क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 1 है। इधर जो Zn है, यानी कि Zn तीर चिन्ह के इस साइड की बात कर रहा हूँ, तो इधर Zn का भी 1 हो जाएगा परमाणु संख्या। और इधर देखिए इधर क्या है, तो इधर भी Zn कितना है, तो इधर Zn है, इधर Zn 1 है, इधर क्लोरीन भी 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन जो है ये कितना है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि तीर चिन्ह के दोनों ओर इनकी परमाणु संख्या समान नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और वही आप लोग क्या करोगे, इसको क्या करोगे, अगर दोनों ओर समान कर दोगे परमाणु संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित और संतुलित समीकरण दोनों को पढ़ने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं आगे की चीजों को। तो रासायनिक समीकरण के हमने अभी 2 प्रकार देखे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हमने ये जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब जो हमें पढ़ना है उसका नाम है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हमें दे दिया जाए, या फिर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो, तो हम लोग उसका रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमें किस किस नियम का यूज करना होगा, सब कुछ हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो जो रासायनिक समीकरण लिखने का फर्स्ट नियम है वो है कि रासायनिक समीकरण लिखने का सबसे फर्स्ट नियम ये है कि अभिकारक को, एक मिनट ये चलिए नहीं रहा, अभिकारक को बाईं ओर लिखना है। किसके बाईं ओर लिखना है, तो तीर चिन्ह के बाईं ओर। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखना है। तो अभिकारक को क्या करना है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखना है, ठीक है, बाईं ओर। और जो प्रतिफल होता है, इसका जो सेकेंड लॉ है ये है कि जो प्रतिफल होता है, प्रतिफल को जो तीर चिन्ह होता है उस तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखना है, ठीक है। प्रतिफल को क्या करना है, दाईं ओर लिखना है। उसका जो इसका तीसरा नियम होता है, मैं तीनों नियम को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तीसरा नियम ये होता है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच, क्या करना है आपको, तो तीर चिन्ह का यूज करना है, ठीक है। ये तीर चिन्ह होता है, इसका यूज करना है। उसके बाद जो इसका फोर्थ लॉ है वो ये है कि अभिकारक या प्रतिफल
अभिकारक या प्रतिफल एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह यानी कि प्लस के चिन्ह का यूज करना है, यानी कि उपयोग करना है। तो ये 4 नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने का। सबसे पहले नियम क्या है कि जो रसायन अभिकारक होगा उसको तीर चिन्ह के इधर लिखना है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये रहा अपना तीर चिन्ह। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि अभिकारक को तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखना है। तो बाईं ओर इस साइड को कहते हैं। तो अभिकारक को आप लोग को कुछ ऐसे लिखना है यहाँ पे, अभिकारक, ठीक है। उसका सेकेंड लॉ है क्या कि प्रतिफल को हमेशा तीर चिन्ह के उस साइड लिखना है। तो प्रतिफल को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, तीर चिन्ह की दाईं ओर लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। उसका थर्ड लॉ क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का यूज करना है। तो ये रहा अभिकारक और ये रहा प्रतिफल, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच तीर चिन्ह का यूज कर लिए। उसके बाद क्या बोला है कि अभिकारक या प्रतिफल एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह करें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लीजिए जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया था, क्या लिया था, अभिक्रिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है, मतलब अभिकारक क्या है, एक से अधिक है। तो जब भी अभिकारक एक से अधिक हो तो इन दोनों के बीच में आप लोग को ये प्लस चिन्ह का यूज करना है। तो हमने अभिकारक के अंदर कर लिया और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पे H2O अकेला है तो इसके बीच हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल को यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगा CaO3, ठीक। और ये अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक तो एक है तो इनके बीच प्लस का चिन्ह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिफल है ये भी नियम है कि अभिकारक या प्रतिफल दोनों में से कोई अगर एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह का यूज करना है। तो ये प्रतिफल यहाँ पे एक से अधिक है तो हमने धन चिन्ह का यूज किया, और यहाँ पे अभिकारक एक से अधिक था तो हमने उनके बीच में धन चिन्ह का यूज किया। और ये अभिकारक एक साइड है और प्रतिफल दूसरी साइड है, इन दोनों के बीच हमें तीर चिन्ह का यूज करना है। ये मिट गया था यहाँ पे, ठीक है। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम है। यही 4 बेसिक से नियम है। इन्हीं नियम को यूज करके आप लोग किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अब